हेलो दोस्तों। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसकी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मर्द का कलेजा होगा तभी पढ़ना। 13 वर्षीय बेटी की सच्चाई। उसे जो समय बेहया कहा गया, जिस समय उसे बेहया शब्द का मतलब ही नहीं पता था। वो ऐसे बेहया शब्द को समझती थी कि जैसे सबका नाम कुछ ना कुछ होता है, वैसे ही उसका नाम भी बेहया ही होगा। एक दिन जब वो अपने भाइयों के साथ अपने द्वार पर खेल रही थी, तो पापा ने उसे चिल्लाकर खेलने से मना कर दिया और बेहया कहा। एक दिन जब भाई बहन का आपस में झगड़ा हुआ, तो भाई ने उसे बातों बातों में बेहया कह दिया। एक दिन मम्मी ने उसे कहा कि स्कूल से आकर गाय के लिए सीधे घास चारा कर दिया करो। बेहयाई करने के लिए तुम्हारे पास तो खूब समय है, घर के काम करने के लिए नहीं है। उसने कहा कि वह पढ़ना चाहती है, नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन घर वालों ने 16 वर्ष की कच्ची उम्र में ही उसकी शादी कर दी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ। अब वो ससुराल आ गई। खाने में नमक कम अधिक होने पर सास ससुर ननद भौजाई सभी ने बेहया कहा। वह डरी सहमी थी। ससुराल वालों ने कहा, कान खोल कर सुन लो, अगर लड़का नहीं हुआ ना, उसी दिन मरा समझना अपने आप को, और घर छोड़कर चुपचाप निकल जाना यहां से। एक दिन वो अधेड़ उम्र के पति परमेश्वर शराब पीकर आए और बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए बोले, सुन, अगर इस घर का वंश यानी कि बेटा पैदा ना हुआ ना, तो वो हाल करूंगा तेरा कि रूह तक कांप जाएगी तेरी, और तेरा बेहया नाम से हाथ पर गुदवा दूंगा। अब वह बेहया का मतलब समझ चुकी थी। उसने बेहया, सबने बेहया कहा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे नामंजूर था कि उसकी आने वाली औलाद उसे बेहया कहती। वह सुन ही नहीं पाती। उससे पहले उसने अपने आप को ईश्वर के घर समर्पित करना उचित समझा। उसका यह फैसला तो निश्चित ही था। फिर भी पापा से लगाव होने के नाते एक बार वह बात करना चाहती थी, कि सब कुछ उन्हें बताना चाहती थी। उसे एक बात की उम्मीद थी कि पापा तो समझेंगे, और कोई समझे या ना समझे, और उसे घर बुला लेंगे। इसी उम्मीद के साथ उसने फोन उठाया और पापा को फोन लगाया। हेलो पापा, नमस्ते। हाँ बेटा, क्या बात है, सब ठीक है ना? वहाँ वहां तो कोई नौटंकी नहीं कर रही ना? वहां के लोग तो तुझे परेशान नहीं कर रहे? नहीं, यह शब्द नहीं थे पिता के। वहां के लोगों को तो तू परेशान नहीं कर रही ना? खाना पीना ढंग से बना रही है ना? सुन, सबको खुश रखना, यही तेरा घर है। तेरे भाई की शादी है अगले साल, तो समय मिल जाए तो चली आना। हेलो, हेलो पापा, हेलो, हेलो। इतने में कॉल कट हो जाती है। अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं था। सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। अब उसने वही फैसला किया जो उसने उचित समझा। ऐसा नहीं कि उसने लड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन वह इस लड़ाई में असफल रही।
फिर उसने उस दर्दनाक मौत को चुना जिससे वो किसी भी दशा में बचना नहीं चाहती थी। उसके पास जहर और मिट्टी का तेल दोनों था। दोनों का एक साथ प्रयोग करना चाहती थी। शायद उस तरह से मरना चाहती थी कि जिंदा रहने की जरा सी भी गुंजाइश ना रहे। लेकिन उससे पहले उसने मुझसे मिलना चाहा। यह ठीक उसी तरह था कि जैसे मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। यह सच था। उसने पहले मुझे कभी नहीं देखा था, न मैंने उसे देखा था। बस फोन पर कभी कभार बात हो जाया करती थी। उसने रोते रोते सारी बातें कह डाली। सुनने के बाद तो मैं तो जैसे सुन्न सा हो गया, काटो तो जैसे खून नहीं। कुछ पल के लिए तो लगा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब तमाम सवालों से घिरा हुआ था मैं। लेकिन न्याय तो करना ही था ना। मैंने उसे संभाला और एक किराए का कमरा दिलाकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बहुत सी कठिनाइयां आई, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा। फीस, समय और उसकी दवा लेकर जो भी हो सकता था मुझसे मैंने कर डाला, बिना सोचे समझे कि आगे क्या होगा। अब वह एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मैं और वह मिलकर ऐसी सभी स्त्रियों के लिए कार्य किए कि जिनका शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से प्रथा बनकर उत्पीड़न होता चला आ रहा था। उसका सपना है कि दुनिया में किसी की भी बेटी को बेहया शब्द का सामना न करना पड़े। सच कहूं, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूं लिखने से। लेकिन फिर भी 4 लाइन और लिखूंगा। मैं लिखूंगा उस समाज के विशेष वर्ग के लिए जो सदैव से मर्द बनने का ढोंग करता आ रहा है। मैं लिखूंगा क्योंकि मैं डरा हुआ हूं, घबराया हुआ हूं। यह सोचकर मन घबरा रहा है कि सच में बेहया थी या उसे समाज के नामर्दों ने बेहया बना दिया, या रास्ते में चलते चलते बस यूं ही किसी ने बेहया कह दिया और भीड़ ने उसे बेहया समझ लिया। मैं लिखना चाहता हूं और सबसे चिल्लाते हुए ये कहना चाहता हूं, सुनो, मुझे सुनो। एक स्त्री तब तब बेहया हो जाती है जब जब समाज के मानकों पर वह खरा नहीं उतर पाती। एक स्त्री तब तब बेहया हुई है जब जब वह समाज के नामर्दों से अपने हिस्से का हक मांगने की कोशिश की। एक स्त्री तब तब बेहया हुई है जब जब समाज में कहीं हो रहे कुकर्मों का विरोध किया गया। एक स्त्री तब तब बेहया हुई है जब वह शिक्षा को अपने शस्त्र के रूप में प्रयोग करने का प्रयास किया। एक स्त्री महज 13 वर्ष की कच्ची उम्र में अपने से अधिक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ ब्याह दी गई, तब तब वह बेहया कहलाई गई। तब तब वह बेहया बनी जब जब दाल सब्जी में नमक कम अधिक हुआ। जी हाँ, वह तब तब बेहया बनी जब उसे बेहया होने का अर्थ भी मालूम न था। मेरे लिए वो हमेशा वो तारा ही थी। वो तारा जिसे मैं जन्म जन्मों तक शायद नहीं भूल पाऊंगा। वो तारा जिसे मैं आज भी रोज याद करता हूँ। सच कहूं तो जब भी मैं अपनी डायरी के पन्नों में तारा के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ, तब तब उस दर्द की कल्पना मात्र से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अक्सर अधूरा लिखकर छोड़ दिया करता हूँ। मेरे हाथों की उंगलियां कांपने से लग जाती हैं। आज बहुत हिम्मत जुटाकर तारा के लिए लिखा। फिर कभी लिखूंगा उसकी उपलब्धियों के बारे में। आज तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि देश के एक बड़े पद पर नियुक्त होकर भारत के लिए एक बेहतर कार्य कर रही है। मैं जल्द ही तारा से मिलने दिल्ली जाने वाला हूँ। अगर आपको भी
चलना है मेरे साथ तारा से मिलने के लिए दिल्ली, तो जरूर बताइएगा। टिकट मेरी तरफ से रहेगा आपके लिए। और हाँ, तारा गूगल पर कहीं नहीं मिलेगी, सर्च करने की कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि तारा कोई कहानी नहीं है, तारा एक हकीकत थी। तारा सिर्फ मेरे लिए तारा है, सिर्फ गूगल तक सीमित नहीं, अनंत है। न जाने कितनी ही स्त्रियों की ये कहानी है, न जाने कितनी ही तारा इस धरा पर है, न जाने कितनी ही बच्चियों को इन शब्दों का, इन तीखे शब्दों का सामना करना पड़ता है। न जाने कितनी ही कोमल कच्ची उम्र की लड़कियां अधेड़ उम्र के साथ ब्याह दी जाती हैं। तो ये थी कहानी, लिखी मैंने नहीं पर मेरी जुबानी। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी में, किसी और नई मंजिल पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर से, के चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो, और परमात्मा के चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना कि अब कोई तारा ना हो। बस इतना ही।